डियर स्टूडेंट्स, ये बीकॉम पार्ट सेकेंड की कंटिन्यूस इनकम टैक्स की क्लास, जिसमें मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी आप लोगों को समझा रहा हूँ। कुछ क्वेश्चंस और आप लोगों के साथ डिस्कस करने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये ले रहे हैं अपन। देखिए, इसमें कह रहा है कि गत वर्ष में किराए पर उठाए गए मकान की खाली रहने की अवधि के किराए का समायोजन वार्षिक मूल्य की गणना में किस प्रकार किया जाता है। देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी इसमें कि भाई एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल, इन दोनों में जो भी ज़्यादा राशि होगी उसके बाद हम वैकेंसी पीरियड लेस करते हैं। तो वैकेंसी पीरियड कहाँ लेस करेंगे, यानी एक्सपेक्टेड रेंट और रेंट रिसीवेबल दोनों में से जो भी ज़्यादा राशि होगी उसके बाद हम वैकेंसी पीरियड लेस करते हैं। यही लिखना है इस क्वेश्चन में। आपको कोशिश करें कि जो चार्ट है उसको याद कर लें, और जैसे आपने 2 पॉइंट लिख दिए, एक्सपेक्टेड रेंट, रेंट रिसीवेबल, विच एवर इज मोर लेस वैकेंसी पीरियड। अब वैकेंसी पीरियड को थोड़ा डार्क करके और इस तरह से लिखें ताकि एग्जामिनर को पढ़ने में आसानी रहे और इमीडिएटली आपको मार्क्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऐसे मकान का वार्षिक मूल्य किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा जिससे कुछ अवधि के लिए करदाता द्वारा स्वयं के निवास हेतु प्रयुक्त किया गया हो और कुछ अवधि के लिए किराए पर दिया गया हो। देखिए, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, 3 तरह के हाउस बताए थे मैंने। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो 1 नंबर का है, लेकिन मुझे थोड़ा बैकग्राउंड बताना पड़ेगा। 3 तरह के हाउस बताए थे मैंने। एक तो प्योरली सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस, ठीक है। दूसरा लेट आउट हाउस, प्योरली लेट आउट हाउस। और तीसरा है सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ पीरियड। तो यानी स्वयं के रहने के मकान कुछ समय के लिए जब हम किराए पर देते हैं तो उसका मूल्यांकन हम किराए के तरह उठाए हुए रेंट लेट आउट हाउस की तरह ही ट्रीट करते हैं, यानी किराए पर उठाए गए मकान की तरह ही उसका वैल्यूएशन करते हैं। एक बस ध्यान रखने वाली बात है कि जो रेंट रिसीवेबल है, ठीक है, उसमें ओनरशिप पीरियड को तो कंसिडर करना है, लेकिन इसमें सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट इसमें रेंट रिसीवेबल में नहीं लेंगे। ये मैंने लिख रखा उसमें, एक्सक्लूडिंग फॉर सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड। बाकी एज इट इज़ है, इसको उसी तरह से लिखना है। तो आप तो बस इसमें तो ये लिखना है कि भाई लेट आउट हाउस किराए पर उठाए गए मकान की तरह ही लेस करेंगे का वैल्यूएशन करेंगे, है ना। बस आपको अपन को क्या करना है इसमें कि जो रेंट रिसीवेबल है उसमें जो सेल्फ ऑक्यूपाइड पीरियड का रेंट इसमें से हटा देंगे। नेक्स्ट, स्थानीय करों से क्या आशय, इनकी छूट संबंधी प्रावधान। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्थानीय करों से क्या तात्पर्य, यानी जिस एरिया में मकान है उसमें यदि नगर पालिका है तो या कोई किसी भी तरह का लोकल टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स यदि दे है तो वो उसमें उसकी छूट मिलती है। बस ये ध्यान रखिएगा, ये छूट तभी मिलेगी जबकि लैंडलॉर्ड ने अपने स्वयं के पैसे से म्यूनिसिपल टैक्स का, नगर पालिका टैक्स का भुगतान किया हो, नगद में भुगतान किया हो। ड्यू बेसिस पे छूट नहीं मिलेगी। और यह केवल लेट आउट हाउस या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ पीरियड की ही स्थिति में मिलती है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। स्थानीय कर कहें इसको या म्यूनिसिपल टैक्स कहें, एक ही बात है। लोकल टैक्स या म्यूनिसिपल टैक्स, नगर पालिका टैक्स भी कह सकते हैं इसको। गत वर्ष के डूबत किराए पर गत वर्ष की मकान संपत्ति से आय करते समय समायोजन। देखिए, गत वर्ष के डूबत किराए का गत वर्ष के मकान संपत्ति से आय, यानी जो अनरियलाइज्ड रेंट है, डूबत रेंट कहते हैं, डूबत रेंट नहीं, डूबत किराया कहते हैं, या अनरियलाइज्ड रेंट एक ही बात है। उसको हम रेंट रिसीवेबल में से कम कर देते हैं। करंट ईयर से रिलेटेड जो भी अनरियलाइज्ड रेंट है उसको रेंट रिसीवेबल में से लेस कर देते हैं। आप देखना एफ पॉइंट में के अंदर मैंने लेस करके, फर्स्ट पॉइंट ये है लेस अनरियलाइज्ड रेंट और करंट ईयर से रिलेटेड उसको हम क्या करेंगे, रेंट रिसीवेबल से माइनस कर देंगे। उस परिस्थिति को समझाइए जब स्वयं के रहने के मकान की आय ऋणान्वित हो सकती है। देखिए, स्वयं के रहने के मकान की आय ऋणान्वित तभी हो सकती है जबकि उस मकान को बनाने के लिए हमने लोन लिया हो और उस लोन के अगेंस्ट में हमने कोई इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, तो उसी केस में सेक्शन 24B में रिबेट मिलेगी। और क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड यानी स्वयं के रहने के मकान की एनुअल वैल्यू तो निल होती है, लेकिन जब हम सेक्शन 24B की रिबेट देंगे
तो नेचुरल है कि उसमें इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माइनस में आ जाएगी। वो बताइए आपको 1 अप्रैल 1999 से पहले का यदि लोन है तो 30,000 तक की रिबेट है, और बाद का लोन है तो 2 लाख रुपए तक की रिबेट है। और उसमें भी जो कुछ कंडीशंस हैं मैं पहले कई बार बता चुका हूँ, वो सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस दोबारा दोबारा बता रहा हूँ चीज़ों को। अच्छा, मकान संपत्ति से आय में नए वसूल हुए किराए की, ये शायद मैंने पहले बता दिया अभी आपको। मकान संपत्ति से आय आय में नए वसूल हुए किराए संबंधी प्रावधान किए। देखिए वही अनरियलाइज्ड रेंट वाली बात है, इसको हम करंट ईयर से रिलेटेड यदि कोई है तो उसको रेंट रिसीवेबल में से माइनस करते हैं, और बस कोई इसमें ट्रीटमेंट नहीं है। उन परिस्थितियों को समझाइए जब स्वयं के रहने के मकान की आय ऋणात्मक हो। दोबारा आ रहा है क्या? मकान संपत्ति से आय, ये हो गया। धारा 24B के अंतर्गत मानक कटौती कितनी उपलब्ध होती है? देखिए ये सब आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चैप्टर में क्वेश्चन बार बार में करते हैं तो याद आ जाते हैं। सेक्शन 24A के अंतर्गत ये 30% की छूट है, इसमें छूट है। देखिए इसमें वैसे तो खैर आपको पता ही है, ये जो 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन, स्टैट्यूटरी डिडक्शन या मानक कटौती हम केवल लेट आउट हाउस में या सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस लेट आउट फॉर पार्ट ऑफ पीरियड, यानी स्वयं के रहने के मकान या स्वयं के रहने के मकान जिसको हम कुछ समय के लिए किराए पर दे देते हैं, उसी केस में मिलेगी। बाकी केवल स्वयं एक्सक्लूसिवली स्वयं के रहने के मकान के संबंध में सेक्शन 24A यानी मानक कटौती की कोई रिबेट नहीं मिलती है। स्वयं के आवास हेतु प्रयुक्त मकान की मरम्मत हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज की छूट की अधिकतम सीमा। देखिए स्वयं के रहने के लिए मकान के लिए यदि अपन ने रहने के लिए मकान की रिपेयर करने के लिए, मरम्मत के लिए यदि कोई लोन लिया है तो चाहे वो 1 अप्रैल 1999 से पहले का हो और चाहे 1 अप्रैल 1999 के बाद का हो, उस केस में मात्र 30,000 रुपये की रिबेट है, इससे ज़्यादा की रिबेट नहीं है कि ध्यान रखिएगा। हालांकि मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए मैं यहाँ इतने बताऊँगा कि 30,000 रुपये तक की रिबेट है, चाहे वो रोल 1 अप्रैल 1999 से पहले का हो और चाहे 1 अप्रैल 1999 के बाद का हो। ऋणदाता के पूर्णतया स्वयं के रहने के मकान के वार्षिक मूल्य में से कब और कितनी राशि की कटौती करदाता के पूर्णतया स्वयं के मकान में, वही इन सेक्शन 24B में हम रिबेट देते हैं। सेक्शन 24B में है ना, वही इंटरेस्ट की, यदि इंटरेस्ट का, अच्छा इंटरेस्ट की एक बता दूं कि इंटरेस्ट ड्यू बेसिस पे है, पेमेंट इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है जिस तरह से म्यूनसिपल टैक्स के मामले में बात करते हैं, यहाँ इतना नहीं है। तो इसमें स्वयं के रहने के मकान के संबंध में कब और कितनी वो बता सकते हो। 1 अप्रैल 1999 से पहले का यदि लोन है तो 30,000 रुपये की रिबेट, और 1 अप्रैल 1999 के बाद का लोन है तो 2 लाख रुपये तक की रिबेट, कुछ कंडीशंस को ध्यान में रखते हुए। अब जैसे क्वेश्चन है, मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य से क्या तात्पर्य, इसका निर्धारण विभिन्न दशाओं में किस प्रकार किया जाता है? देखिए मैंने इसको चार्ट दिया है, यदि आपने कुछ तो लिख दो कि मकान संपत्ति के वार्षिक मूल्य से क्या तात्पर्य है, इसके संबंध में लिख दोगे कि वार्षिक यदि किसी मकान संपत्ति को किराए पर उठाया जाता है तो उससे कितना रेंट किराया वसूल किया जा सकता है, कितने पर उसको किराए पर दिया जा सकता है, वह उसकी वैल्यू है। इसी को हम उसका वार्षिक मूल्य कहते हैं। और इसके निर्धारण के संबंध में क्या है, तो आप ये पूरा चार्ट लिख दोगे तो वो मोर देन सफिशिएंट है। यदि मार्ट की जितने आइटम जितने मैक्सिमम लिख सकते हो लिख दो, तो ये तुम्हारा चार्ट भी लिखोगे कम से कम 2-3 पेज लगेंगे इसमें इतने सब चीज़ों को, तो कोशिश करो इसको याद कर लो, तो ये सब लिख दोगे पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन भी ये अब बना सकते हैं। तो इस तरह से मैंने ये चैप्टर लगभग कंप्लीट कर दिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में कोई दूसरा चैप्टर लेंगे। थैंक यू वेरी मच।